ठीक है, तो बोर्ड पर देखेंगे सब लोग। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो चैप्टर का नाम सिर्फ वेक्टर है। वेक्टर आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा हुआ है, बट ये जो है थोड़ा सा हमें डीपली पढ़ना होता है मैथ्स में। फिजिक्स में जो वेक्टर्स पढ़ते हैं वो लोग उसको एज अ चैप्टर थोड़ी पढ़ता है, उसको यूज कर रहे होते हैं कहीं कहीं, इसीलिए उसको बहुत डीपली नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर हम काफी डीपली पढ़ रहे हैं और मैं आज जान के आगे शर्मा के क्वेश्चन इसलिए कराऊंगा कि एटलीस्ट स्कूल में जिसके एग्जाम में आ रहा है वो सॉल्व हो जाए यहीं पर, और फिर वो वेक्टर को कराने की टेंशन है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग अब सबने लिखनी है वेक्टर्स, और फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो वेक्टर्स, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को। ठीक है, तो देखो इसमें काइडेंस में अगर देखा जाए तो तीन चीजें पढ़ाने को होती है, और ये तीनों चीजें सीबीएसई में भी है। मतलब ये जो चीज है इसमें पहला है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, सेकंड चीज है डॉट प्रोडक्ट, थर्ड चीज है क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं ये प्लानिंग पिछले साल की है। पिछले साल तो ऐसा पढ़ाया गया था कि जब टॉपिक पढ़ाया तो अभी उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन करा दिए थे। अभी मैं ऐसा करने वाला हूँ आज में कि आज मैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स तो कंप्लीट पढ़ा दूंगा, बट उसके हायर लेवल प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं बेसिक स्कूल एग्जाम वाले वो कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट को स्टार्ट कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को भी स्टार्ट कर लेंगे, ताकि क्या हो जाए सीबीएसई वाला सारा खत्म हो जाए आज के ही 2 दिनों में। प्रैक्टिस भी यहीं पर मैं करा दूंगा। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे लिख लेना साथ साथ में, ताकि क्या है उसमें बहुत ज्यादा टाइम बाद में ना लगे। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली हेडिंग आप लोगों की होगी कि वेक्टर है क्या। तो वेक्टर क्या है इस चीज को हमें समझना होगा सबसे पहले। ठीक है, अब देखो बोर्ड पर, सबने बोर्ड पर देखना है। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या है 2D लाइन पढ़ी होती है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल लाइन। अब यहाँ पर जब आप 3D पढ़ोगे तो 3D में 3 डायमेंशनल लाइन पढ़नी होगी। तो वो जो 3 डायमेंशनल लाइन होती है, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, वो जो 3 डायमेंशनल लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है वो तो हमने नहीं पढ़ी हुई अभी तक, और अगले चैप्टर में हमने उसको पढ़ना होता है। बट 3D लाइन जो है उसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। क्या उसकी इक्वेशन है अभी आपको नहीं पता है। तो मैंने क्या कहा कि लेट अस कंसीडर दिस 3D लाइन। मैंने इस 3D लाइन को कंसीडर किया। और लाइन तो देखो आपको पता ही है बचपन से कि लाइन फिक्स नहीं होती है, उसके दोनों एंड क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। ये एक इंफिनिटी की तरफ जा रही है मान लो, और वो भी किधर की तरफ जा रही है, इंफिनिटी की तरफ जा रही है, रुक गई है। तो लाइन तो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अब इसी लाइन सेगमेंट में, इसी लाइन में अगर आप सेगमेंट कट कर दो, जैसे कि आपने कट किया ये सेगमेंट जिसको हमने नाम दिया लेटर से ए बी सेगमेंट, तो हम किसी लाइन का एक पर्टिकुलर पोर्शन उठाते हैं तो मैथ्स में उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन का ये क्या है, सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट में दो तरीकों से आप मूव कर सकते हो सकता है कोई बच्चा ए से बी जाए और कोई बी से ए आए। तो किसी भी लाइन का एक पर्टिकुलर सेगमेंट अगर आप उसको एक डायरेक्शन दे दो कि मैं इसको इनिशियल मान रहा हूं और मैं यहां से इस लाइन के अलावा मूव कर रहा हूं और क्या कहां तक जा रहा हूं, बी तक, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेटेस्ट से, अभी फिलहाल के लिए इसको कह रहा हूं इनिशियल पॉइंट। इसको हम कह रहे हैं इनिशियल पॉइंट, और इसको क्या कह रहे हैं, फाइनल पॉइंट। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर एक लाइन सेगमेंट है जिसके अंदर एक प्रॉपर डायरेक्शन है कि कौन इनिशियल है और कौन फाइनल है, बस वेक्टर यही है। तो वेक्टर क्या है, किसी लाइन सेगमेंट, किसी लाइन का एक सेगमेंट जिसके अंदर प्रॉपर एक डायरेक्शन दे दी जाए कि इस सेगमेंट में देखो, अगर कोई इस सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है वो हो सकता है इधर से इधर को आ रहा हो, इधर से उधर को जा रहा हो, तो कोई एक डायरेक्शन जब आप उसको दे देते हो कि हमें इधर से इधर जाना है, तब आप उसको क्या कहते हो, वेक्टर। तो इस लाइन को क्या कहा जाएगा फिर, इस लाइन का जो नाम होता है उसको हम कहते हैं पैरेलल सपोर्ट, कि इस वेक्टर का ये एक पैरेलल सपोर्ट है जिसके ऊपर ये लाइन बनाई गई है। और ये जो है इसकी जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसे कैसे डिनोट करते हैं, ए बी वेक्टर लिखा, ए बी वेक्टर का मतलब है ए इनिशियल है बी फाइनल है, और उसके ऊपर मॉड लगा दिया, दैट एक्चुअली सिंबॉलिकली मींस कि वो क्या है, लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट है। समझ आ गई सबको बात, लेंथ स्लैश मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर का मतलब ये है कि आपके सेगमेंट का जितना भी लेंथ का, उस लेंथ की बात चल रही है। और ए बी लिखने का मतलब है ए से बी जा रहे हो, और अगर बी ए लिखोगे तो बी ए वेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम ए बी वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर के पास तीन चीजें होती हैं,
एक तो होता है पैरेलल सपोर्ट की, वो लाइन बनाई किस चीज के ऊपर गई है, और सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है उसके पास डायरेक्शन कि किधर की तरफ डायरेक्शन है उसकी, और तीसरी चीज होती है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो जैसे हम फिजिक्स में कहते हैं ना कि फिजिक्स में हम ये कह देते हैं कि यार एक वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन है। मैथ्स में बस एक टर्म और यूज कर लेते हैं कि पैरेलल सपोर्ट उसका क्या है। तो पैरेलल सपोर्ट वर्ड इसलिए यूज करना पड़ रहा है क्योंकि कभी कभार हम क्या कर रहे होंगे, दो वेक्टर्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, देखने में वो तुम्हें दूर दूर लगेंगे बट एक्चुअली वो दोनों के दोनों वेक्टर्स जो होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। जैसे मैं अभी उसमें था एवेंजर्स में, मैंने उसमें बना के दिखाया, तो मैं आपको डायरेक्टली वही शो कर रहा हूं जो मैंने उनको बना के दिखाया है, ठीक है। तो 3D में सब लोग देखेंगे बोर्ड पर, देखो मेरे सामने ये दो वेक्टर्स, देखो वेक्टर्स मैं मान के चल रहा हूं कि थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है ना, तो मैं उसके बेसिस पर समझा रहा हूं। तो इन दो वेक्टर्स को मैंने कैसे बनाया, तो देखो ये मैंने एक पॉइंट माना ए, और ये एक पॉइंट, ठीक है। चलो अब देखते हैं बोर्ड पर, तो ध्यान से सुनना है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, देख लो बाद में था ना, इधर देख लो पहले। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि ये वेक्टर है ए वेक्टर, और ये वाला वेक्टर है, ये वेक्टर है बी वेक्टर, और ये वाला वेक्टर है ए वेक्टर। वेक्टर मतलब सॉरी वेक्टर गलत मैं बोल रहा हूँ। ये एक कोऑर्डिनेट है 0 0 0, ए नाम है इसका, और ये क्या है, बी कोऑर्डिनेट है जिसका नाम 2 2 2 है। अब आप इसमें रियलाइज करो कि जैसे फिजिक्स में यार इतनी चीज तो आपको सिखाई होगी कि अगर ए इनिशियल पॉइंट है बी फाइनल पॉइंट है, तो ए बी वेक्टर कैसे लिखते हैं। तो ए बी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा बताओ, तो कैसे आप कहोगे, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, ऐसा लिखते थे ना फिजिक्स में। तो अब अगर आप मैं आपसे पूछूं ए बी वेक्टर बताओ तो आप क्या लिखोगे, बोलना जरा। ए बी वेक्टर 2 i कैप, 2 j कैप, 2 k कैप, है ना। तो अब ये ए बी वेक्टर आपने लिख दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक दूसरा कोऑर्डिनेट लिया सी, सी का नाम है 1 0 0, तो यहाँ पर देखो ये वाला कोऑर्डिनेट है सी कोऑर्डिनेट है, ये 1 0 0 है, और ये वाला कोऑर्डिनेट मैंने लिया डी कोऑर्डिनेट, इसका नाम मैंने लिखा 3 2 2। अगर मैं आपसे सी बी वेक्टर पूछूं कि सी बी वेक्टर कितना है, तो क्या जवाब दोगे आप, 2 2 2, तो 2i 2j 2k। तो बेसिकली देखने में ही ऐसा लगेगा कि 2 2 है। अगर आप देखो ऐसा लग रहा है ना, अगर आप 3D प्लेन पर इन दोनों वेक्टर्स को प्लॉट करते हो, गिवन दैट की इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या था। देखो जब मैं मैथ्स में एक वेक्टर लिखूंगा तो मुझे जरूरी थोड़ी है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट वो देगा। जैसे किसी ने, जब आपने फिजिक्स में भी कभी वेक्टर लिखा होगा तो आप ऐसे लिखते थे उसको, आपने लिख दिया 2i कैप, 2j कैप, 2k कैप, ऐसा आपने कुछ उसको लिख दिया। अब इसमें ये थोड़ी लिखा हुआ है कहीं की इनिशियल क्या है फाइनल क्या है, समझ आ रही है आपको मेरी बात। तो मेरा कहना यह है कि जब आप इस वेक्टर को देख रहे हो तो इनिशियल और फाइनल पता है, इसीलिए आपको लग रहा है कि 3D प्लेन पर ये दोनों वेक्टर अलग अलग जगह लोकेटेड है, दोनों सेम नहीं है। लेकिन अगर आप वेक्टर लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, तो लगेगा कि हाँ दोनों चीजें अलग अलग है। अगर आप वेक्टर लिखोगे तो दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। इसीलिए यहाँ पर नीड क्या होती है, पैरेलल सपोर्ट की होती है, कि पैरेलल सपोर्ट से एटलीस्ट डिस्टिंग्विश कि वो वेक्टर्स अलग अलग थे। अलग अलग का मतलब है वैल्यू वाले दोनों वेक्टर्स की सेम है बट वो लोकेशन उनके अलग अलग है, इसीलिए पैरेलल सपोर्ट का यूज करते हैं। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि क्या ये दोनों के दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए दीज टू वेक्टर्स आर एग्जैक्टली सेम, और वो इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। बट लोकेशन उनकी अलग अलग है, और लोकेशन जो है वो किस बेसिस पर डिसाइड होगी, पैरेलल सपोर्ट के ऊपर। समझ आ गई सबको मेरी बात। तो ये जो लाइन होगी ना, अलग अलग लाइंस के ऊपर है वो दोनों वेक्टर्स, भले ही उनकी वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही, दोनों वेक्टर्स को आप लिख के देखना, यही सेम वैल्यू उन दोनों वेक्टर्स की जो है
वो आएगी। ठीक है, समझ आ रही सबको मेरी बात? तो इसीलिए वेक्टर क्या है? वेक्टर एक डायरेक्टेड सेगमेंट है। किसी लाइन का जो 3D की लाइन थी उसका अगर आप एक डायरेक्टेड सेगमेंट लोगे, उस डायरेक्टेड सेगमेंट को वेक्टर कह रहे हैं। और वेक्टर में क्या होता है? तीन चीजें होती है। एक तो होता है डायरेक्शन क्या है उसका, दूसरी चीज है मैग्नीट्यूड क्या है, और तीसरी चीज है पैरेलल सपोर्ट। बट ये पैरेलल सपोर्ट हमें हर बार नहीं पता होता। कभी कभार अगर किसी ने मेरे सामने एक वेक्टर लिख के दे दिया तो वो वेक्टर बेसिकली क्या है, उसका पैरेलल सपोर्ट क्या है, ये हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन अगर कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट देगा फिर हम उसकी पैरेलल सपोर्ट लाइन कौन सी है वो पता लगा सकते हैं। अदरवाइज उन दोनों वेक्टर को अगर मैं आपके सामने हाथ से लिख के दिखाऊं और इनिशियल और फाइनल पॉइंट ना बताऊं तो आप पैरेलल सपोर्ट उसका नहीं बता सकते। तो वेक्टर वो फिजिक्स वाले ठीक है बात कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। पैरेलल सपोर्ट हर बार पता नहीं लगाया जा सकता, बट कुछ केसेस में पैरेलल सपोर्ट पता चल सकता है। बस यार इसीलिए हम इसको ऐसा कह रहे हैं। तो वेक्टर क्या है, समझ आ गया सबको बात? किसी लाइन का एक सेगमेंट है वेक्टर, बस उसके अंदर एक डायरेक्शन है, बस इतनी सी बात। तो किसी लाइन का एक सेगमेंट है वेक्टर और उस सेगमेंट के पास एक प्रॉपर डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अलोंग हम लोग जो है मूव यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख दो इसको फटाफट से और फिर आगे बढ़ते हैं। और मैग्नीट्यूड लेंथ दोनों चीजों का मतलब बिल्कुल सेम है। तो फटाफट से लिख दो और फिर उसके बाद हम बात करते हैं। चलो लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं, अब मैं डायरेक्टली आपको ये 5-6 नाम पढ़ा रहा हूँ, ये मैं लिख के लाया हूँ, इसमें टाइम वेस्ट में नहीं करना चाह रहा, बस आपको मैं समझाता हूँ। देखो, जीरो वेक्टर मैथ्स में किसको कहेंगे, किस वेक्टर को जीरो वेक्टर कहा जाएगा? उस वेक्टर को कहा जाएगा जिसका इनिशियल भी सेम है और फाइनल भी सेम है। इनिशियल पॉइंट अगर फाइनल पॉइंट के इक्वल आ जाए तो आप उसको क्या कह देना, उसको कह देना जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको मैथ्स में कहेंगे? एक ऐसा वेक्टर यूनिट है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ 1। ठीक है, अब ये समझना बड़ा जरूरी है, कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर ये किसको कहते हैं? देखो, अगर मैं जनरल बात करूं ना, ऑलमोस्ट सभी बुक्स में इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम लिखा गया है कि कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर्स आर एग्जैक्टली सेम। लेकिन अगर कुछ कुछ बुक्स की हम बात करें तो देखो होता क्या है कि जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, अगर किसी ने आपके सामने वेक्टर लिख के ही दे दिया कि ये रहा वेक्टर, तो दो वेक्टर्स अगर आपके सामने मैं इन दोनों वेक्टर को लिखूंगा तो ये दोनों वेक्टर बिल्कुल सेम आपको लगेंगे कि ये तो सभी सेम ही सेम है। बट अगर मैं इनको कहूं कि क्या ये कोलिनियर है तो आपका आंसर होना चाहिए नो, दीज टू वेक्टर्स आर नॉट कोलिनियर। कोलिनियर किसको हम कहेंगे? जैसे मैं आपको एक और वेक्टर लिख के दिखाता हूं। तो मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, ई पॉइंट इसको लिखते हैं, और इस पॉइंट को मैंने लिख दिया 4,4,4। ठीक है, अब मैंने क्या किया तो ध्यान देना इधर जरा। ठीक है, तो अगर मैं इस वेक्टर को लिखता हूं, ये है ए बी वेक्टर और ये कौन सा है बताओ, बी डी वेक्टर। इन दोनों को मैथमेटिक्स में कह सकते हैं कि दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, क्योंकि इनका पैरेलल सपोर्ट सेम है। जिस लाइन के ऊपर 3D की जिस लाइन के ऊपर ये वेक्टर है वो पैरेलल सपोर्ट एक्चुअली क्या है, बिल्कुल सेम है दोनों में, चाहे वो ए बी वेक्टर हो चाहे बी डी हो। जबकि अगर आप देखोगे इन दोनों वेक्टर्स का पैरेलल सपोर्ट अलग अलग है। इसकी लाइन अलग है, वो अलग पॉइंट से पास कर रही है, और इसकी लाइन अलग पॉइंट से पास कर रही है। तो AB एंड CD को क्या कहोगे बताओ आप? AB एंड CD को कहोगे पैरेलल, AB एंड BD को क्या कहोगे, कोलिनियर। तो कुछ बुक्स में हालांकि दोनों को सेम माना जाता है, इवन NCERT में भी स्लैश करके लिखा हुआ है, कोलिनियर और पैरेलल को सेम माना गया है। तो अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में सेम आ रहा है वर्ड तो यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोलिनियर में मैंने क्या कहा, सेम पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए, जबकि पैरेलल में मैंने क्या कहा, पैरेलल सपोर्ट लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इस बात का मतलब क्या है कि भाई दो वेक्टर्स थे, उनकी जो सपोर्ट लाइन है वो दोनों अलग अलग हैं बट पैरेलल हैं। तो अगर पैरेलल सपोर्ट लाइन पैरेलल होंगी तो उनको आप क्या कह दोगे, पैरेलल वेक्टर, और अगर सेम ही सपोर्ट लाइन है उनको आप क्या कह दोगे, कोलिनियर। तो कोलिनियर को अलग से लिख दिया,
कोप्लेनर का मतलब बताओगे क्या होगा? सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर। तो कोप्लेनर का मतलब है एक ही प्लेन पर। को इनिशियल का क्या मतलब है बताओ? जिसमें इनिशियल पॉइंट सेम हो। और इक्वालिटी का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं। दो वेक्टर्स को इक्वल कब कहेंगे? जैसे ये पैरेलल सपोर्ट वाली जो चीज है ना, इसको यहां पर लिख देना कि इसको क्या कहना, आप देखो इधर, नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज मतलब क्या है? देखो जैसे दो पैरेलल वेक्टर जो मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दिखाए थे, उनका पैरेलल सपोर्ट सेम था या नहीं था? ये बताओ। जो अभी बनाए थे शुरुआत में, ए बी एंड सी डी, पैरेलल सपोर्ट लाइन सेम नहीं थी ना उनकी। बट अगर आप उसका वैल्यू निकाल रहे थे, ए बी वेक्टर निकाला तो क्या आया था? 2i 2j 2k, और सी डी निकाला तो भी 2i 2j 2k। तो दो वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे? पैरेलल सपोर्ट वाली चीज भूल जाओ, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बातें क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन सेम एंड मैग्नीट्यूड सेम। तो अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है तो आप हमेशा उसको इक्वल कह दोगे। पैरेलल सपोर्ट लाइन हमेशा सेम आए ऐसा जरूरी नहीं, बहुत बार सेम आ सकती है, बट हमेशा सेम आए ऐसा जरूरी नहीं है। करेंगे जल्दी से। ठीक है, तो फिर करें, देखिए आगे। ऑल राइट, तो आगे बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे, यहां से मतलब क्वेश्चंस बनेंगे ऑपरेशन ऑफ वेक्टर से। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो इधर बोर्ड पर, ठीक है, तो करते हैं फिर स्टार्ट। तो देखेंगे सब बच्चे बोर्ड पर। अब देखो इधर एडिशन ऑफ वेक्टर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर। देखो यहां पर ऐड कैसे करना है ये नहीं सिखाया जा रहा। अगर दो वेक्टर्स है ऐड कर दोगे तो आएगा क्या ज्योमेट्रिकली, वो समझाया जा रहा है। ऐड कैसे करना है ये नहीं सिखाया जा रहा। आपको क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना।
जैसे क्या होता है, कभी भी ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, होता क्या है कि आप कोई से भी दो वेक्टर ले लो, कहीं पर भी वो लोकेटेड है, कहीं भी। जैसे दो वेक्टर्स अगर मैं देखूं तो जैसे मैंने कहा कि एक वेक्टर ये है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको तो चलो फिक्स कर लेते हैं, दूसरे वेक्टर को वेरिएबल रख लेते हैं। तो जैसे ये एक वेक्टर था जिसको हमने नाम दिया ए बी वेक्टर, सिंबॉलिकली आप इसको ए वेक्टर कह सकते हो मान लो। अब जो दूसरा वेक्टर है वो ऐसे कहीं पर है, मतलब वो जरूरी नहीं कि यहां पर हो, ध्यान से सुनना, यहां कहीं दूसरा वेक्टर है जिसको हमने कहा है बी सी वेक्टर, ठीक है। अभी फिलहाल इनिशियल मतलब बी, अभी सी डी आप नाम ले लो चाहे तो, आप चाहे तो आप सी डी नाम ले लो अभी फिलहाल, क्योंकि इनिशियल जो एंडिंग पॉइंट है वो इसके साथ मैच करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक दूसरा वेक्टर है। अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि ये वेक्टर यहाँ है या पता नहीं कहाँ है। अब डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स क्या आपको सिखाती है? डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर ये सिखाती है कि अगर आप इसी लेंथ का इस वेक्टर के पैरेलल कहीं पर भी वेक्टर बनाओ जहां आपका मन कर रहा है, बट इसके पैरेलल होना चाहिए और लेंथ सेम होनी चाहिए। तो अगर ये सी डी वेक्टर है और लेट अस से इसको बी वेक्टर मैं कह रहा हूं, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो अगर इसी लेंथ का सेम टू सेम, मैंने क्या किया देखो, मैंने इसको कॉपी किया और इसी सेम लेंथ का मैंने एक और वेक्टर यहां पर बनाया, यहां पर, तो क्या मैं इन दोनों वेक्टर को कह सकता हूं कि दोनों वेक्टर सेम है ना? तो जब हम डायग्राम बनाते हैं तो टीचर्स बहुत बार स्पेसिफाई नहीं करते यहीं पर क्यों बना दिया मैंने उस वेक्टर को। देखो लोकेशन उसकी कहीं भी हो, ये वेक्टर कहीं और है, ये वेक्टर कहीं और है। अब इसके पैरेलल देखो, ये चाहे कितना भी दूर हो, हमेशा इसके पैरेलल और इस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होने वाला वेक्टर बनाया जा सकता है। जैसे इसको आप बनाने की कोशिश करोगे तो देखो, जितनी इसकी लेंथ है, अगर इसकी लेंथ 5 है, 5 लेंथ का वेक्टर मैंने एक बना दिया, बट इसको अगर मैंने बी वेक्टर का है, इसको मैं बी नहीं कह सकता, क्योंकि क्या है वहां पर डायरेक्शन की फर्क है और पैरेलल होना चाहिए। तो मैंने क्या कह दिया, इसी सेम डायरेक्शन, जो इसकी डायरेक्शन है उसी सेम डायरेक्शन का एक और वेक्टर मैंने बना दिया, इसी सेम डायरेक्शन का, और सेम लेंथ मैंने ले ली, जितनी उसकी लेंथ है वही सेम मैंने उसकी ले ली। तो दो वेक्टर्स कहीं भी हो, चाहे वो कितने भी दूर हैं एक दूसरे से, आप हमेशा उनको पैरेलल कर करके ऐसी सिचुएशन में ला सकते हो। समझ आ रही है सबको मेरी बात? हाँ, कहीं भी हो, पूरे 3D प्लेन में दो वेक्टर्स कहीं पर भी लोकेटेड है 3D प्लेन में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर आपको पता है तो वो कहीं दूर दूर होंगे लोकेटेड, बट उनको पैरेलल की कंडीशन से कि दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं, और इक्वल होने का मतलब है कि डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हमेशा इस सिचुएशन में लाया जा सकता है कि एक वेक्टर ऐसा आएगा, दूसरा वेक्टर ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसमें नोटिस करने वाली बात ये है, जो A और B है, इसका जो फाइनल पॉइंट है वो दूसरे वेक्टर के लिए क्या है? इनिशियल पॉइंट है। तो वो दूसरे वेक्टर के लिए इनिशियल पॉइंट है, ये B पॉइंट यहाँ पर कॉमन है दोनों के पास। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप ऐसे किसी दो वेक्टर को ऐड करते हो तो फिर क्या होता है, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, तो जब हमने लिखा इसको, हमने इसको लिखा ए बी और इसको लिखा बी सी। अब जब ऐड करेंगे तो देखो, पहले तो मैं आंसर बदलता हूं, होता क्या है, ऐड करने से बी और बी अगर सेम आ रहे हो तो आंसर कितना आता है? आंसर आता है ए सी। सी ए नहीं आएगा, ध्यान रखना, ए सी आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, एडिशन करने से दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करते हो तो जो ऐड करके आंसर आता है दैट इज अ थर्ड वेक्टर, जो इस ट्राइंगल की क्या है? थर्ड साइड है। तो दो अगर आपके वेक्टर्स किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐड करने से जो आंसर आता है वो थर्ड साइड वाला वेक्टर आता है, उसमें भी डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। सी ए नहीं लिख सकते आप, ए सी लिखोगे। अगर सी ए लिखना चाह रहे हो तो माइनस लिखना पड़ेगा फिर उसके सामने, ठीक है। ऑलराइट, तो ये मतलब है वेक्टर एडिशन का। अब समझो एक बार वेक्टर सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है। तो जैसे ये मान लो ए बी वेक्टर है, आपने क्या लिखा इसको? आपने इसको कहा ए बी वेक्टर है ये, तो ध्यान से देखेंगे सब बच्चे बोर्ड पर। और दूसरा वेक्टर हमने लिखा है यहाँ पर, देखो बोर्ड पर, इसको हमने कह दिया बी सी वेक्टर। अब इसको अगर आप कह रहे हो ए बी वेक्टर, लेट अस से इसको मैंने नाम दिया ए वेक्टर और इसको मैंने नाम दिया बी वेक्टर। अगर मैं ऐड करूंगा तो ये वाली साइड आएगी, अगर मैंने ऐड किया फिर तो ट्राइंगल की ये वाली साइड आएगी। बट अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे फिर क्या होने वाला है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, जब आपके पास बी वेक्टर ये है तो माइनस बी वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री वाला एंगल होगा या नहीं होगा? है ना? तो बी वेक्टर अगर मैंने इस वेक्टर को माना है तो माइनस बी कौन सा वेक्टर होगा? 180 डिग्री उल्टा उसी सेम लेंथ का एक नया वेक्टर होगा, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होगा। अब ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर बी, तो ये क्या होगा? इन दो वेक्टर का सम होगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर कैसे निकलेगा, ये वाला वेक्टर निकलेगा इन दो वेक्टर्स के सम से। तो सम करोगे आप, कितना आएगा इसका आंसर सम करने पर, a माइनस बी। तो बेसिकली a वेक्टर माइनस b वेक्टर उस ट्राइंगल का तो नहीं बन पाता है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या है, इस ट्राइंगल का तो पार्ट नहीं है। बट अगर आप सेम लेंथ को इधर की तरफ एक्सटेंड करो तो इस वाली साइड को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ज्योमेट्रिकली। ठीक है, ज्योमेट्रिकली समझना जरूरी है। ऐड कैसे होते हैं वेक्टर ये नहीं सिखाया जा रहा है, ये तो काफी ऐसा मान लो थर्ड सेकंड लेक्चर का काम है। बट अभी इस लेक्चर का क्या काम है कि मान लो ऐसा था कि दो वेक्टर्स हैं, ऐड करोगे तो ज्योमेट्रिकली वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यही अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स है। ऐड करना नहीं सिखाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, लिख दो इसको, फिर आगे बात करते हैं। करो जल्दी जल्दी से। ठीक है, बना दिया सबने ये। ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है जनरली फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ा देते हैं एक बार मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, अगेन मैं वही बात कहूँगा, वेक्टर्स की लोकेशन क्या है उससे डायग्राम का कोई लेना देना नहीं, भले दूर दूर हो, बट क्योंकि वेक्टर्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनको शिफ्ट किया जा सकता है इधर उधर। तो वही बस मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो देखेंगे जरा सब लोग, तो देखो इधर जैसे एक वेक्टर यहाँ था, एक वेक्टर यहाँ पर था, तो उस वेक्टर को मैं यहाँ पर ला सकता हूँ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स। इसीलिए मैं डायग्राम ऐसा बना रहा हूँ। देखो ये वेक्टर मान लो यहाँ कहीं था, तो थोड़ा सा लेंथ ऐसे रख लेते हैं इसकी, तो देखना जरा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, अगर ये ए वेक्टर है और ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है, तो इस वेक्टर को अगर आप यहां पर एक और वेक्टर ड्रॉ करते हो इस पोजीशन पर, सेम पैरेलल लेंथ इक्वल और डायरेक्शन सेम, तो वो दोनों वेक्टर बिल्कुल सेम होंगे। इसीलिए अगर दूर भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों वेक्टर क्या है, बिल्कुल सेम। तो इसीलिए क्या है, ये अगर आप डायग्राम बनाओगे दैट इज ऑल्सो ओके, और अगर आप ऐसा डायग्राम बनाते हो कि ये यहीं पर से आएगा दैट इज ऑल्सो ओके। तो इनिशियल पॉइंट अगर आप इन दो वेक्टर का देखोगे तो जानबूझ के मैंने क्या बना दिया, देखो इनिशियल पॉइंट सेम बना दिया इसका, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, इनिशियल पॉइंट सेम है फिलहाल। अब मैंने ये दो वेक्टर्स लिए, अब मैं कह रहा हूं कहीं भी आप लोगे ऐसा डायग्राम बनाना उन वेक्टर्स के साथ पॉसिबल है, यही बस मैं समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि यहीं पर आएंगे वेक्टर, ऐसा किसने कहा, कहीं भी हो सकते हैं लोकेटेड, लेकिन ऐसा हमेशा बन जाएगा। अब अगर ये ऐसा हमेशा बनेगा तो मुझे ये बताओ कि अगर ये वाला वेक्टर बी है तो इसी लेंथ का ये वाला वेक्टर क्या होगा, फिर ये भी बी वेक्टर होगा। ठीक है, अगर वो बी है तो ये भी बी होगा। अब आपने क्या कहा, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ऐड करने से क्या आएगा, ये आएगा डायगोनल। तो क्या कहा जाता है, जैसे आपने रिजल्टेंट फोर्स वाली बातें कही होंगी कि ये आपके पास एक वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों का एडिशन क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जो कि डायगोनल होता है इस पैरेललोग्राम का। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम will represent the addition of these two vector। तो अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो उससे बनने वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा वो डायगोनल बेसिकली क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। ठीक है, अब आपने कहा कि ये वाला वेक्टर यार ए है, अगर ये ए है तो ये वाला वेक्टर भी क्या होगा यहाँ पर ए, तो हमने इसको भी कह दिया कि ये वाला वेक्टर भी ए है। अब अगर मैं ऐड करूं तो ये दोनों वेक्टर का एडिशन नहीं हो सकता, क्योंकि आप रियलाइज करो ये इधर को जा रहा था और यहां से कंटिन्यूटी में ये इधर को गया है, और आप देखोगे ये और ये उल्टे हो रहे हैं डायरेक्शन। तो अगर आप इसको इसके साथ ऐड करोगे, ऐड ही नहीं होगा, किसके साथ होगा ऐड, माइनस बी के साथ। तो अगर ये ए वेक्टर है तो बी वेक्टर ऐसे में होना चाहिए था, जो कि है नहीं। तो आपने कहा ये अगर ए वेक्टर है तो इसको माइनस बी वेक्टर मानते हैं जो इस डायरेक्शन में है। तो तब अगर आप ट्राइंगल लॉ लगाओगे तो ये वाली जो थर्ड साइड है ट्राइंगल की, बेसिकली उसका नाम क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो बेसिकली अगर हम इसको मेन डायगोनल कह देते हैं
ये मेन डायगोनल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, और ये वाला जो डायगोनल है ऑफ डायगोनल है, जो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। तो मैंने क्या कहा, ए प्लस बी ऐसे डायरेक्शन में होना चाहिए था, क्योंकि कंटिन्यूटी होती है। जैसे ये यहां से इधर को जा रहा है, वो आगे को कंटिन्यू कर रहा है, उल्टा नहीं आना चाहिए वो। तो अगर वो आगे को कंटिन्यू कर रहा है तो ये वाला वेक्टर थर्ड वेक्टर होता है एडिशन का। तो यहाँ पर ए वेक्टर बी के साथ ऐड नहीं होगा, ये माइनस बी के साथ ऐड होगा, इसीलिए थर्ड साइड जो है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आएगी। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, हमने ये सीखा दो वेक्टर का एडिशन बेसिकली क्या डिनोट करता है, दो वेक्टर का एडिशन डिनोट करता है डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम, और सब्ट्रैक्शन भी डायगोनल को डिनोट करता है। एक डायगोनल एडिशन होगा और एक डायगोनल क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो अगर ज्योमेट्रिकली कभी भी दो वेक्टर्स में आपको दूं, ऐड करने पर अगर आप उनको प्लॉट करोगे हमेशा एक पैरेललोग्राम बनाया जा सकता है। होगा पैरेललोग्राम ऐसी गारंटी नहीं है, बनाया जरूर जा सकता है उनको पैरेललोग्राम में, ठीक है। और वो क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले उसके डायगोनल आ जाएंगे। बस यही है लॉ, लॉ यही है। लॉ का कहना क्या है, ऐड करने पर क्या बनेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या बनेगा, बस इतना सा ही लॉ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। अब देखेंगे सब लोग जरा, ठीक है। तो ये तो बना देना सबने, ठीक है। अब वापस चल रहे हैं इन क्वेश्चंस पर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है आरडी शर्मा के, मैं बस इसीलिए लेके आया हूँ। एक बार मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर फटाफट से आरडी शर्मा के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे सॉल्व कर लेते हैं। स्कूल में भी ठीक रहेगा, जिनका वेक्टर्स आ रहा है कितने लोगों का वेक्टर आ रहा है स्कूल में, आ रहा है, मतलब कुछ बच्चों का तो आ रहा है ना। तो वही है कि ठीक है, आज में ऐसा ज़्यादा हमें हायर लेवल करने की जरूरत नहीं है, स्कूल के अकॉर्डिंग हम काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब फटाफट से कंटिन्यूटी में इन क्वेश्चंस को हम करेंगे, जल्दी से, ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं ताकि एटलीस्ट मैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को आज समझा सकूं स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग। फिर जेई लेवल में अभी 2-3 दिन और लगेंगे। तो जो सेकेंड वीक होगा, अगर कोई चेंज नहीं होता है शेड्यूल में, तो सेकेंड वीक में शायद 2 क्लास होंगी या 3 क्लास होंगी, 2 होंगी मेरे हिसाब से मैथ्स की। तो अगर 2 क्लास होती हैं, उन 2 क्लासेस में मैं वेक्टर्स को ऑलमोस्ट फिनिश करने के उसमें हूँ, मतलब ऐसा मान लो 3 क्लासेस में तो कर ही दूंगा फिनिश, 3 क्लासेस में वेक्टर को फिनिश करेंगे। फिर हम क्वेश्चंस करने हैं मेनली वेक्टर के, और उसके बारे में पढ़ाने का तो ऐसा सच नहीं है बहुत ज़्यादा, बट क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो देखो जरा बोर्ड पर, सबने बोर्ड पर देखना है और समझने की कोशिश करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो देखो जरा इधर, सबने बोर्ड पर देखना है, देखो इधर। मुझे ये बताओ क्या लिखा हुआ है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे पहले। तो देखो, ये मान लो एक ट्राइंगल था, ऐसे करके हमने ट्राइंगल बना ही दिया। तो ध्यान से देखना जरा, कैसा भी ऐसे जरूरी नहीं कि वैसे ही ट्राइंगल में, ऐसे कुछ भी ट्राइंगल आप बना दो। ये है ए, अगर आप इसको बी कह रहे हो तो ऑर्डर का मतलब है जैसे आप पहले ए से बी पर गए, तो फिर आप सी से बी नहीं आओगे, आपको बी से सी जाना पड़ेगा। समझ आ रही बात? ऑर्डर का मतलब यही है, ए बी फिर बी सी, फिर ए से सी नहीं आ सकते, सी से ए जाना होगा, तो सी ए। समझ आ गई सबको बात? तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द नेम्स ऑफ द वेक्टर टेकन इन ऑर्डर। इसका मतलब है अगर आप इसको ए कह रहे हो तो ये बी वेक्टर है और ये क्या है, सी वेक्टर। तो बेसिकली आप अगर दिमाग लगाओ, देखो ए बी वेक्टर है, बी सी वेक्टर है। अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प लें, इन दोनों का एडिशन करके आएगा कितना, ए सी आएगा। अब जो ए सी वेक्टर है, ए बी वेक्टर तो चलो ठीक है ए वेक्टर है भाई, बी सी कितना है, बी सी भी बी वेक्टर है, बट ए सी जो है वो सी वेक्टर नहीं है, वो माइनस सी वेक्टर है। तो जब आप उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो हो जाएगा ना प्रूफ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना आएगा, 0। तो इस तरीके से हमने उसको प्रूफ कर दिया। समझ आ रही सबको मेरी बात? ठीक है, तो लिखो जरा जल्दी से। जल्दी से करो, फिर अगले पर चलते हैं।
एग्जॉस्ट चला देना बेटा एक बार, निकल दो। नहीं सीए नहीं आना चाहिए ना, उससे नहीं देखते, वहां से नहीं देखते डायग्राम से, ऐसे सोचते हैं बी बी अगर मैच कर गया ना तो आंसर कितना आता है ए सी। अब आप देखो ए बी बी सी, तो आंसर जो आएगा, नहीं देखो ऐसे सोचो, ये जो डायग्राम है, क्या कह रहे हैं हम लोग, ए बी और बी सी, ए सी आता है, देखो जैसे ऐसे सोचो ए बी बी सी, तो ए सी आता है ना उसका आंसर, सी ए नहीं आता उसका आंसर, ए बी बी सी तो ए सी आता है उसका आंसर, समझ गए? हाँ किस में, इसमें हैं? अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हो? टेल टू टेल मतलब एडिशन करके टेल टू टेल आएगा। टेल टू टेल तो ये है, ये टेल है। नहीं वैसे नहीं देखा करो, इसको देखने का बेस्ट तरीका यही होता है कि बी बी अगर मैच कर जाएं, अगर ये बी और बी मैच कर जाएं तो आंसर कितना आएगा, हमेशा ए सी आएगा, ऐसे करके सोचना होता है इसको। अगर आप सी बी प्लस ए बी लिखते तो ऐड ही नहीं हो सकते थे ये, लेकिन अगर आप ए बी के साथ सी बी ऐड करोगे तो आप बी बी को मैच करा के ऐड कर सकते हो। हालांकि दोनों चीज़ें सेम है, सी बी को इधर लिख सकते हो तुम, ये सी बी अगर मैंने अच्छा सी बी कह रहे हो ना तुम, ये दोनों तो ऐड ही नहीं हो सकते, सी बी प्लस बी ए नहीं होंगे ऐड, ए बी सी बी प्लस ए बी नहीं होगा, सी बी प्लस बी ए जरूर ऐड हो जाएगा। सी बी प्लस ए बी की जगह अगर आप लिखते बी ए, तब आप ऐड करके सी ए लिख सकते हो, ठीक है। सी बी प्लस बी ए का आंसर सी ए आएगा, ये मैच होगा तो आंसर आ जाएगा सी ए, ठीक है, आ जाएगा अभी समझ में, एक बार करते चलो। वो हो सकता है ना नेम ना लिखते हो, फिजिक्स वालों ने नेम नहीं लिखे होंगे, नेम के अकॉर्डिंग होता है ये काम, नेम के अकॉर्डिंग करोगे कभी गलत नहीं आएगा। तो देखना, जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना सब लोग। उसने कहा है कि P1 एक पॉइंट है, फिर ऐसे कह रहा है P2 कोई दूसरा पॉइंट है, P3 कोई तीसरा पॉइंट है, P4 कोई चौथा पॉइंट है, और ऐसे कोई O ओरिजिन नहीं है, O इज द ओरिजिन ऑफ वेक्टर्स लिखा है। इसका मतलब क्या समझते हो, ओरिजिन ऑफ वेक्टर्स का मतलब जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं उसकी बात चल रही है। तो ये हो गया OP1 वेक्टर, ये हो गया OP2 वेक्टर, ये हो गया OP3, और ये क्या हो गया बताओ, OP4 वेक्टर हो गया। तो ये चारों वेक्टर्स हमारे पास आ गए इस तरीके से। अब क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन का कहना है कि अगर तुम ऐड करते हो तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है कि P4 अगर O के साथ कोइंसाइड करेगा, इफ एंड ओनली इफ दिस सम इज 0। तो देखो हम क्या मान के चलते हैं, सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि लेट P4 कोइंसाइड्स विद O, और शो करके फिर हम दिखाएंगे, शो करके हम दिखाएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा इस सम का, बताओ 0। OP1 P1 P2 P2 P3 और P3 P4 ऐसा लिखा हुआ है। तो शो करके हम दिखाएंगे कि 0 आंसर आएगा। अब कैसे शो करोगे, देखो 0 आंसर शो करना है आपको, है नहीं 0 शो करना है ये। अब आप मुझे बताओ इन दोनों को ऐड करके कितना लिखोगे आप, इन दोनों को
OP2, तो आपने लिखा OP2 वेक्टर प्लस P2 P3, इसको एज इट इज रखा। इन दोनों की भी हालांकि ऐड कर सकते थे हम लोग, पहले ही ऐड कर दो आप। तो जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो P3 मैच कर गया, तो आंसर कितना आ गया? P2 P4 वेक्टर। अब आप इन दोनों को मैच कराओ तो आंसर कितना? OP4 वेक्टर। लिख सकते हैं क्या ऐसा? OP4 वेक्टर आ गया। अब आप मुझे बताओ गिवन क्या था, क्या लेट करके चला हुआ था आपने कि P4 कोइंसाइड्स विद O। अगर दोनों पॉइंट सेम ही हैं तो कितना आंसर आएगा इसका? 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर आंसर आ गया। तो हमने ये सीखा था कि अगर दो पॉइंट इनिशियल और फाइनल सेम ही हो तो आंसर 0 आता है। तो हो गया प्रूफ। अब बैकवर्ड करते हैं। बैकवर्ड में हम मान के चलेंगे कि क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हमने मान के चला कि OP1 P1 P2 P2 P3 P3 P4 मान के चलते हैं कि ये 0 है। अगर मान लिया कि ये 0 है, आप इन दोनों को ऐड करो जरा, कितना आंसर आएगा? पहले दो को OP2 और अगले दो को ऐड करोगे, कितना आंसर आएगा? P2 P4 वेक्टर। अब ये 0 है, OP4 0 आ गया। अगर कोई वेक्टर 0 वेक्टर है तो दैट मीन्स क्या होंगे? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम तो आप कहोगे O कोइंसाइड्स विद P4। ऐसे करके आप लिख दो इसको। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो हमने फॉरवर्ड भी प्रूफ कर दिया कि अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो 0 आएगा, अगर 0 आ रहा है तो कोइंसाइड करेंगे। ऐसे दोनों तरीके से प्रूफ कर दिया। आज अच्छा अगले वीक में ना, तो ऐसा नहीं, कौन सी वाली एक्स्ट्रा करे तुम? ये जिन्होंने पेपर नहीं देने, तुमने नहीं देना पेपर, ठीक है। ऐसा करेंगे जैसे ना, जिसने पेपर नहीं देना है तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स उठा लेंगे जो बिल्कुल ही टच नहीं किए। जैसे मेरे हिसाब से ना कोनिक सेक्शन को इस वक्त उठाना बहुत सही रहेगा। वो बहुत जगह यूज़ हो रहा है और वो जेई में इतनी जगह यूज़ होता है कि ऐसा मान लो 4 क्वेश्चन आते हैं कोनिक सेक्शन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आराम से सारे। अगर स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, हाइपरबोला, एलिप्स सबको मिला दिया जाए, पैराबोला, तो 4 से 5 क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा करते हैं, जितने भी ये 14 डेज हैं, अगर इसमें क्लासेस नहीं लगी और जिसको पेपर नहीं देना है या बाई चांस आपको पढ़ना नहीं है उस पेपर के लिए, कल मान लो कोई ऐसा पेपर जो आपको आता है, तो उसके लिए आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। 1-1.5 घंटे की रखेंगे, है ना, 1 घंटा 1.5 घंटा एट मैक्स। तो उसके लिए यार क्या करना होगा आपको ना, फिक्स ही कर लेते हैं, डेली रख लेते हैं, जो आएगा बहुत बढ़िया, है ना। डेली रखना सही रहेगा। हाइब्रिड नहीं, प्योर ऑनलाइन मोड रहेगा यार। वो ऑफलाइन वैसे कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर आए हुए हो, क्योंकि उस समय तो कोई क्लासेस है नहीं, कोई ना कोई रूम मिल ही जाएगा, है ना। अगर कोई आया हुआ होगा यहाँ पर तो कर सकते हैं। तो देखो, सब लोगों ने सुनना है ध्यान से, और ये ओपन टू ऑल है। ऐसा नहीं है कि यही बच्चे इसमें बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओपन टू ऑल है, आपका पेपर नहीं है। उस क्लास में आने से आपको खुद से कुछ नहीं करना, जो मैं रिवाइज कराऊंगा उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, है ना। ये तरीका है। तो देखो 8, 9 और 10 ये 3 दिन है। 8, 9 और 10 इन 3 दिन में हूँ अवेलेबल। उसके बाद मैं छुट्टी पर आऊँगा, फिर उसके बाद सेकंड वीक में करेंगे। तो अगले वाले वीक में 8, 9, 10 में अवेलेबल हूँ। 8, 9, 10 में ऐसा करते हैं कि एक तो मेरे को रखनी है LPP की क्लास, वो तो कल है। कल नहीं, कल तो संडे है। कल रख सकता हूँ वैसे मैं, कल मैंने आना ही है यहाँ। कब? कल? अच्छा कल तो यार टेस्ट है, फिर रहने दो ना, कल तो टेस्ट है। हाँ, मंडे को होगी। ऐसा करेंगे, देखो LPP की जो क्लास है, LPP की क्लास का ये तो मैसेज, LPP की क्लास का मैसेज डाल देंगे, वो तो ऑफिशियली डाल सकते हैं हम। ये क्लास में ऑफिशियली नहीं लिख सकता, ये ऑफिशियली पॉसिबल नहीं लिखना। इसका कोई मैसेज नहीं आएगा, जो कॉन्टेक्ट में होगा मेरे से वही जान सकता है इसको। तो ऐसा करेंगे इसको ना, इसके लिए हम डेली ऐसा करते हैं 3 से 4, 4 से 5 सुबह आ गया। वैसे तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शाम में ही रखी जाए। क्या चाहते हो तुम, ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन तो चलो चाहते हैं मैक्सिमम, ऑफलाइन कौन चाह रहा है? ऑफलाइन चाह रहे हो ना, तो फिर दिन में रखनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं जैसे 3 से 4:30 रख लेंगे, ये रेगुलर रहेगा। 8, 9 और 10
कोई मैसेज नहीं आएगा, जो आपका ये है लिंक है उससे सीधे ज्वाइन कर लेना, मैं अवेलेबल मिलूंगा उसमें। 3 से 4:30 ऑलवेज है। इसके बाद 11 से, अगर कोई देखो शेड्यूल क्या है ना, अगर गवर्नमेंट ने छुट्टी अनाउंस की सपोज, तो इसमें ये भी दिक्कत आ रही है, अगर मान लो अनाउंस करती सपोज बाई चांस, तो अनाउंस करने के लिए क्या है कि उसके बाद फिर आपके पेपर के डेट्स चेंज होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि मंडे के आपको रेगुलर क्लास मिल जाए अगर पेपर की डेट्स चेंज होती हैं, फिर हो सकता है ऐसा, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, मान लो किसी ने कह दिया कि भाई 15 तक छुट्टियां सपोज, अभी तो भगवान मान में से खुद ही हॉस्पिटल में है शायद, है ना, तो अभी क्या पता कोई और कह दे, WTCM कोई तो होगा, तो अगर कह देते हैं कि भाई छुट्टी है तो फिर आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी शायद। अब देखते हैं, चलो पहले ये करते हैं, ये मैं कब की कह रहा हूँ, जब छुट्टियां नहीं अनाउंस हो रही है, कोई है आपका पेपर, तब के लिए कह रहा हूँ। 3 से 4:30 बजे, 8, 9, 10, और फिर नेक्स्ट वीक का ना इन्हीं क्लासेस में बता देंगे नेक्स्ट वीक का शेड्यूल, ठीक है। और 4:30 से 5:30 जो है LPP की क्लास है 8 तारीख को, 4:30 से 5:30 है LPP की क्लास, जिसको पेपर देना वो कर लेना इसको अटेंड, है ना, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं अब। 3 से 4:30 है, 3 to 4:30, 1.5 घंटे की क्लास है, इसमें है नहीं ये दूसरी वाली मत करना ना अटेंड, ये दूसरी वाली तुम्हें पेपर देने हैं, अच्छा तो फिर तुम्हें करनी है। LPP आ रहा है, हाँ तो करना, तुम्हें तो करना पड़ेगा, तो जिसने नहीं कर, हाँ 8 को मैथ्स का पेपर है, उसमें आ रहा है LPP आ रहा है, उसको खुद से कर लेना है, छोड़ देना, फिर अब क्या करें। आज एक्चुअली शाम में मैंने 11th वालों को बुला दिया ना डाउट के लिए, तो टाइम ही नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, कर लेगा वो, कर लेगा। एक ही का तो है ना, 8 को कितने लोगों के पेपर थे, एक और कोई है 8 वाला, और तो हाँ 10 तक तो हो ही जाएगा ना, 8 को एक ही तुम्हारा भी है, हाँ तो 8 को तो हो जाएगा, 8 को जिसका पेपर है। फिर LPP और कौन चैप्टर आ रहा है LPP के अलावा, अच्छा पता नहीं है ना, फिर तो रहने दो तुम, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 3 से 4:30 फाइनल है, 8, 9, 10 ये इसमें हम क्या करेंगे, कोनिक करते हैं, स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और मेरे हिसाब से लगभग 7 to 8 क्लासेस में ऐसी कंडक्ट कर पाऊंगा, ओपन टू ऑल है, सब लोग आके कोनिक को रिवाइज कर सकते हैं। देखो मैं उसी के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये बच्चे कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे इसको सीखने से, क्योंकि पढ़ाया तो 2 महीने भी गया था पिछले साल, कुछ उससे बदलता नहीं है, ये बस इसलिए पढ़ाया जाता है कि एटलीस्ट याद हो जाए, आपको चीज़ें पता चल जाए कि ऐसे क्वेश्चन करने, रिवीजन में हेल्प हो जाए। तो ये रेगुलर है, कोई मैसेज नहीं आएगा, जिसका मन है अटेंड कर लेना, ठीक है, ऐसा है। और बाकी 11th का है, वैसे भी 12th का तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ कुछ, ठीक पेपर में ना, हाँ ये इसी में ना, जैसे 9 को मैंने क्या करना है, 9 को 4:30 to 5:30 ना, इसमें मैं क्या कर दूंगा ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा। नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं यार, प्रोबेबिलिटी मैंने मना किया था, प्रोबेबिलिटी बड़ा चैप्टर है, मैं पढ़ा। 3D कितने लोगों का आ रहा है ये बताओ, 3D एक भाई, एक ही का आ रहा है 3D, अच्छा पेपर नहीं दे रहे ना, 3 मैंने ये सोचा था 3D एंड वेक्टर सोचा था उसमें, और प्रोबेबिलिटी वाला पेपर कब है आपका, अच्छा दूर है ना, मैं करवा दूंगा बीच में, फिर प्रोबेबिलिटी करवा दूंगा बीच में। 3D ऐसा करते हैं, 8 को LPP, 9 को 3D, और वेक्टर्स वैसे आज मैं करवा दूंगा CBSE लेवल। देखो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चन खुद से कर लेना, बाकी वेक्टर आज हो जाएगा सारा। तो 8 को LPP, 9 को 3D, उसके बाद किसी और दिन मैं मैसेज डालूंगा जिसमें प्रोबेबिलिटी कराऊंगा, लेकिन 2 क्लासेस लगेंगी प्रोबेबिलिटी में भी, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो देखो इधर सब ने अब बोर्ड पर देखना है, ये जो स्ट्रेट लाइन का मैं रिवीजन कराऊंगा, उसका कोनिक का ना, उसमें आना जरूर, क्योंकि देखो क्या है, जिसका पेपर नहीं है वो घर में बैठ के उतना प्रोडक्टिवली उस काम को नहीं कर पाएगा जितना हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। मेरे पास क्या है ना, शॉर्ट नोट्स हैं, तो देखो क्या होता है ना, एट द एंड जैसे पढ़ाते हुए तो आपको सारे लॉजिक्स दिए जाते हैं कि इसको ऐसा किया करो, उसको वैसा, जब एग्जाम टाइम आता है ना, ये फॉर्मूला याद करो और अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स में फटाफट से फॉर्मूला रिवाइज करेंगे कि इसका ये फॉर्मूला था, इसका ये फॉर्मूला है, फटाफट से याद करके और डायरेक्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उससे बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो कोनिक सेक्शन ही वो पार्ट है मुझे लगता है जिसको रिवीजन की प्रॉपर नीड है,
और उसका यूज़ बहुत जगह होता है और इसीलिए अच्छा अभी 3D में भी यूज़ होगा, 3D में भी कोनिक सेक्शन का यूज़ होगा, इसीलिए बेस्ट है। देख चलो आगे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बस हो गया, देखो अब बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। PO प्लस OQ ये गिवन है कि ये इसके इक्वल है, शो क्या करना है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। देखो वेक्टर्स के केस में ना 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे। देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो सबसे पहले आप मुझे बताओ गिवन क्या है, PO वेक्टर प्लस OQ वेक्टर, ये किसके इक्वल आएगा बताओ, PQ वेक्टर। और अगर आपके पास QO वेक्टर है और प्लस OR वेक्टर है, ये चीज किसके इक्वल आएगी बताओ, QR वेक्टर के। अब दोनों चीजें इक्वल हैं, उसने खुद ही कह रखा है कि ये दोनों चीजें इक्वल है, तो PQ वेक्टर इज इक्वल टू QR वेक्टर इक्वल टू सॉरी। अब वेक्टर्स में आसान क्यों है कोलिनियरिटी, आप ऐसे सोच के चलो कि यार PQ और QR है ना शायद, PQ एंड QR अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल आ गए तो डेफिनेशन क्या थी इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स की, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स की ये डेफिनेशन है कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब डायरेक्शन सेम होगी। और डायरेक्शन सेम होगी तो देखो जैसे हो क्या सकता था, ये है PQ और QR ऐसे टेढ़ा हो सकता था, तो तब हम कहते हैं कि भाई कोलिनियर नहीं है। बट इस वेक्टर और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो दैट मींस ये पॉइंट यहाँ नहीं आ सकता, ये पॉइंट हालांकि यहाँ भी नहीं आ सकता इस डायरेक्शन में क्योंकि इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है। अगर आप इस पॉइंट को उठाकर यहाँ 180 डिग्री पर ले आते हो वो भी अलाउड नहीं है क्योंकि डायरेक्शन शुड बी सेम। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाई PQ वेक्टर एंड QR वेक्टर विल हैव सेम डायरेक्शन। और अगर उनकी डायरेक्शन ही सेम है तो, और एक पॉइंट तो कॉमन है, देखो दो वेक्टर्स अगर मैं लिखूं आपके सामने, ध्यान से सुनना, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये PQ मान लिया, ये RS मान लिया, ध्यान से सुनना, ये PQ वेक्टर, ये RS वेक्टर, डायरेक्शन तो इन दोनों की भी सेम है और इवन लेंथ भी मैं सेम ले लेता हूं, मान लो लेंथ भी सेम ले ली, तो PQ और RS की लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, बट स्टिल वो क्या नहीं है पॉइंट्स, PQ RS पॉइंट कोलिनियर थोड़ी है, ये तो अलग अलग दूर दूर है। इस केस में कोलिनियरिटी क्यों आएगी, क्योंकि Q इज द कॉमन पॉइंट इन बिटवीन देम, PQ है RS नहीं है, उसके बाद क्या है QR है, तो Q इज द कॉमन पॉइंट, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो मैंने क्या कहा, PQ एंड QR विल हैव सेम डायरेक्शन एंड Q इज द कॉमन पॉइंट एंड Q इज द कॉमन पॉइंट एंड Q इज द कॉमन पॉइंट, thus PQR आर कोलिनियर। तो ये कोऑर्डिनेट्स की बात चल रही थी कि ये कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर क्यों होंगे, तो ये उस बारे में बात चल रही थी। तो उसका लॉजिक हमने यही दिया है कि पहली बात तो डायरेक्शन सेम होगी, दूसरी बात कि एक पॉइंट कॉमन है, डायरेक्शन सेम होने से कोलिनियरिटी नहीं आती, एक पॉइंट कॉमन है, इस बेसिस पर कोलिनियरिटी जो है वो आ सकती है, ठीक है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, तो 3 to 4:30 वो क्लास चलेगी और वो जितने दिन मैं अवेलेबल हूँ सिर्फ 4 दिन की, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे अवेलेबल नहीं हूँ, उसके अलावा हमेशा रहेगी। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो 3 बजे है वो क्लास, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चल रहा हूँ। उसमें भी हम मेनली क्या कर रहे होंगे ना, फॉर्मूला पढ़ के और डायरेक्टली मेंस के क्वेश्चंस, वो बढ़िया रहेगा। मेंस के जितने PYQ हैं सारे निपटा देंगे, फिर जब हम अभी रिवाइज करेंगे तो उस टाइम पर हम क्या है थोड़ा सा नए क्वेश्चंस, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस उनको ट्राई कर सकते हैं थोड़ा। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं लिखा रहा हूँ, तो देखना बोर्ड पर और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो इधर ये लिखा हुआ है, तो देखना सब लोग देखेंगे बोर्ड पर, A वेक्टर B वेक्टर आर एनी टू वेक्टर देन गिव द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलेशन दिस। इस रिलेशन का क्या मतलब है, देखो आप ये देखो, सबसे पहले उसने क्या कहा, कोई से भी दो वेक्टर है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही यही समझाया था, कोई से भी दो वेक्टर हो, कुछ भी उनकी लोकेशन हो, हमेशा उन वेक्टर्स को इस तरीके से अलाइन किया जा सकता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, है ना। जैसे कोई से भी दो वेक्टर हैं, कहीं भी वो हैं, कैसी भी उनकी डायरेक्शंस हैं, आप हमेशा उसको इस तरीके से अलाइन कर सकते हो। अगर इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको डाउनवर्ड में बना सकते हो। समझ आ रही मेरी बात,
देखो ये ऊपर की तरफ भी होगा, ऐसा किसी ने निकाला, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती थी, डाउनवर्ड भी होगा तो ये पैरेललोग्राम जो ऊपर बना रहे हैं वो नीचे बन जाएगा, बस यही फर्क होगा। तो कोई से भी दो वेक्टर हो, कुछ भी उनकी लोकेशन हो, हमेशा इस तरीके से उनको अलाइन कर सकते हैं हम लोग। अब हमने अलाइन कर दिया, अब ये जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या बनेगा, आपके डायगोनल की लेंथ उस पैरेललोग्राम की, और ये बी वेक्टर है, तो ये वाला जो डायगोनल होगा ये क्या होगा बताओ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसे करके होता है हमारा डायग्राम। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये वाला डायगोनल होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये वाला होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है ये, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिनकी लेंथ सेम आती है डायगोनल की, स्क्वायर ओनली, रोम्बस। रोम्बस में देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक रोम्बस, ये रोम्बस आप देखो, लग रहा है ना कि रोम्बस है, सारी साइड इक्वल है, कहाँ है डायगोनल, ट्रेपेजियम कौन सा होता है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। देयर आर ओनली टू क्वाड्रिलेटरल्स जिनके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, और वो कौन कौन से हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। स्क्वायर ये हो नहीं सकता क्योंकि इन दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए थी, सेम तो कहीं दिखाई नहीं कि सेम है, तो ये दोनों लेंथ सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो क्या कहोगे फिर, तो हम कह देंगे रेक्टेंगल। तो हम ये कहेंगे, तो कहना इस चीज से कहना कि दिस इंप्लाई डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, thus it is a rectangle, it is a rectangle। तो ये मैं यहाँ पर कहने वाला हूँ, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा फिर इस तरीके से, thus it is a rectangle। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन 2 मिनट के लिए आप लोग अटेम्प्ट करोगे और खुद से अटेम्प्ट करना है, तो 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। देखो अभी टाइम हो रहा है 11:45, 11:48 तक का चलो टाइम आपके पास है, क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लेना इसी में। 11:48 तक का टाइम है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है अटेम्प्ट। तो देखना आप, ठीक है, किसी का हो गया प्रूफ, 48 तो हो चुके हैं।
तो देखो इधर जैसे स्टार्ट करते हैं ऐसे सबने बोर्ड पर देखना है। देखो तुम्हें एक वेक्टर दिया हुआ है, इसको नाम देते हैं ए बी वेक्टर। गिवन क्या है कि इसकी लेंथ 1 है। देखते रहो बोर्ड पर, इधर इसकी लेंथ 1 है। आपने इस वेक्टर को लिखा, ये बी सी वेक्टर है। इसकी ऐसा करो ट्राइंगल इक्विलेटरल बना देते हैं ताकि लगे वो इक्विलेटरल है। तो देखना ये हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर बना दिया और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या है, ये लेटस से ए बी है। तो इस वेक्टर को, इसकी लेंथ 1 है तो इसको ए वेक्टर नाम दे देते हैं। ए बी वेक्टर हमने लिखा है। ये वाला वेक्टर जो है ये कौन सा वेक्टर है, बी, ए बी सी वेक्टर लिख लेते हैं, इसको बी वेक्टर नाम देते हैं। इसकी डायरेक्शन ये है। अब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर अगर आप कर रहे हो तो आंसर कितना आएगा, ए सी वेक्टर आएगा। बी कॉमन है तो ए सी आएगा आंसर। अब जब ये ऐड होगा तो आंसर ए सी वेक्टर है, जिसकी लेंथ कितनी उसने दी है, उसने लेंथ उसकी भी 1 ही दी है। तीनों की लेंथ 1 है, इसको सी वेक्टर नाम दे देते हैं। तो तीनों की लेंथ 1 है। अब हो क्या रहा है, वो कह रहा है डिफरेंस के बारे में बात करो। डिफरेंस का मतलब है किसी में से भी किसी को माइनस कर लो, चाहे बी में से ए को कर लो, चाहे ए में से बी को कर लो। हमें कन्वीनियंट जो है वो बी में से ए को माइनस करना कन्वीनियंट होता है, ए में से बी को माइनस करना कन्वीनियंट होता है। कैसे, देखो जैसे ये आपके पास है, मैंने ये इस वेक्टर को बी वेक्टर कहा था। अगर मैं इसको अलग डायरेक्शन में लेके जाऊं विथ सेम मैग्नीट्यूड में अलग डायरेक्शन में लेके जाऊं तो ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, माइनस बी वेक्टर कहलाएगा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी डैश। ये हमने इसको नाम दिया सी डैश पॉइंट। तो ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, ये वाला वेक्टर बी इनिशियल है और सी डैश फाइनल है। इस वेक्टर को हमने क्या कह दिया, माइनस बी वेक्टर कह दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ए बी वेक्टर जो होता है, ए बी वेक्टर में अगर आप बी सी की बजाय बी सी डैश वेक्टर ऐड करते हैं तो आंसर कितना आएगा, बी सी डैश। तो ए सी डैश आंसर आएगा। तो ए सी डैश तो हमने लिख दिया। अब इसके बाद आप मुझे बताओ, अगर ये आंसर आ गया तो ये वाला वेक्टर क्या कहलाएगा। यहां से यहां अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो ये वाला वेक्टर होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। तो बेसिकली ए सी डैश जो वेक्टर है, बी सी डैश वेक्टर है क्या, अगर आप देखो बी सी डैश क्या है बताओ, माइनस बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कौन आ गया, ए सी डैश वेक्टर आ गया। अब आपका काम है इसकी लेंथ क्या होगी ये जानना। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, लेकिन उससे इसकी लेंथ का कोई लेना देना नहीं। उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री को पिक्चर में तो लाना ही पड़ेगा। आप बताओ सबसे पहले, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो कितने होते हैं सारे एंगल्स, तो सारे एंगल्स हैं 60। तो ये 60, ये 60, ये भी 60। अगर ये 60 है, तो बैक साइड वाला एंगल कितना होगा, 120। अब कोई एंगल ये वाला कैलकुलेट करके बता सकता है, ये वाला और ये वाला कैसे निकलेगा, 30। क्यों, क्योंकि ये लेंथ 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये अगर 120 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 लिख दें। तो ये 30 आ गया और ये 30 आ गया। अब आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये वाला एंगल 90 हो चुका है ना। देखो हम ट्रिग्नोमेट्री कब लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हो तो आसानी से लग जाती है, अदरवाइज साइन रूल और कोसाइन रूल पता होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर 90, हाँ बोलो, ए सी डैश, हाँ ये ए सी डैश है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि ये टोटल एंगल 90 आ चुका है। अगर ये टोटल एंगल 90 है, ये है 60 डिग्री। मैंने लगाया साइन 60 का फॉर्मूला। साइन 60 कितना होता है बताओ, देखो साइन 60 ये है, परपेंडिकुलर ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ए सी डैश मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, डिवीजन में आएगा हाइपोटेन्यूज। तो ये थोड़ा लेंथ कितनी हुई, लेंथ चाहिए हमें हाइपोटेन्यूज की, तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो कितना आएगा 2, तो डिवाइडेड बाई 2। अब साइन 60 कितना होता है बताओ, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का आंसर कितना आ गया, √3 आ गया। समझ गए बात को। तो डिफरेंस ऑफ दीज 2 वेक्टर्स जो है हमने प्रूफ कर दिया कि इसका आंसर कितना आएगा, √3 आएगा। बस ऐसे कर लिया। तो लिख दो फटाफट से और फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अब बस 1 मिनट, तब तक मैं वो कर रहा हूँ, 1 सेकेंड का टाइम दो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। अब इसके बाद पहले आप इसको लिखो और फिर अगला क्वेश्चन करोगे।
तो कल वाले पेपर में 6 घंटे तक हैबिट बना लो यार, 6 आवर्स की सिटिंग, और उसमें दिमाग लगाना है। जो सिलेबस था उसमें देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते थे, जब टेस्ट का नोटिस पहले का आता था आप और प्रैक्टिस कर सकते थे सिंगल वगैरह से। और उसके अलावा डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत सारी प्रैक्टिस क्लास में हुई है, उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बहुत सारी प्रैक्टिस हुई है। तो आपको दिमाग लगा के आना है। देखो पेपर में क्वेश्चन मुश्किल होंगे बट थ्योरी वही है, तो आपको सोचोगे, भले ही कम क्वेश्चन करके आना बट सोच के आना हर एक क्वेश्चन पर, ताकि आप क्या है एटलीस्ट 6 आवर्स अगर आप बैठ रहे हो तो उसका कुछ आउटपुट आए उसमें, ठीक है। और AITS जरूर देना आप। AITS से क्या है आपको एक आइडिया मिल जाता है कि यार पेपर इस टाइम पर मेंस लेवल के या एडवांस लेवल के पेपर किस पैटर्न पर हो रहे हैं, क्या उसका लेवल है, हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये सारी हैबिट हम लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, अगले वाले ब्रेक में आप में से कुछ लोगों को काउंसलिंग के लिए आना है, तो मैं नाम एक बार बता रहा हूँ। अच्छा, बता के चले गए? ठीक है, तो मेरे पास प्रयाग, मनिक और अवनीश और युवराज, ठीक है, प्रयाग, मनिक, अवनीश और युवराज, ये इसमें आ जाना। ठीक है, तो बस अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो रीड करते हैं, देखो इधर क्या लिखा हुआ है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सुनना ध्यान से, if a vector and b vector are the vectors determined by two adjacent sides of a regular hexagon, what are the vectors determined by other sides taken in order, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे सब लोग और समझने की इस चीज को कोशिश करेंगे। तो देखो इधर लिखा हुआ क्या है, if a vector and b vector are the vector determined by two adjacent side of a regular hexagon, तो हमने एक रेगुलर का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? रेगुलर का मतलब होता है लेंथ इज सेम एज वेल एज एंगल्स आर सेम, ठीक है, उसको रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। तो ये एक रेगुलर हेक्सागन हमने बनाया। इस रेगुलर हेक्सागन को नाम दे देते हैं, लेटस से आपने कहा ABCDEF, ऐसा आपने कह दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, आपके सामने लिखा है A वेक्टर एंड B वेक्टर आर द वेक्टर डिटरमाइंड बाय टू एडजेसेंट साइड्स, तो कोई दो एडजेसेंट साइड आपको पकड़नी होंगी। तो जैसे आपने AB को पकड़ा और उसने लिखा भी है टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, वैसे उसको ये भी लिखना चाहिए था कि मतलब डायरेक्शन कंटिन्यूएशन में है, जैसे लिखा नहीं उसने, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द वेक्टर डिटरमाइंड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। तो जैसे मतलब ये थोड़ा सा अजम्पशन में ले रहा है कि आपके पास बी वेक्टर जो है, जैसे हमने इसको लेटर से ए माना, ध्यान से सुनना, इसको हमने ए माना, तो ये वाला जो वेक्टर है इसी को बी कहा गया, यहाँ से यहाँ को, वहां से यहाँ को कहेगा तो फिर दिक्कत रहेगी। अच्छा लिखा है ना, What are the vectors determined by the other sides? हाँ मतलब वही है, तो मान लेते हैं थोड़ा सा है दिक्कत, क्योंकि वो तो बात की बात है ना। ठीक है, टेकन इस सेम ऑर्डर मान लेते हैं कि सारी चीज़ों को सेम ऑर्डर में हम ले रहे हैं। तो देखना इधर स्टार्ट लेटेस्ट से डी से करते हैं, डी पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। आपने इस वेक्टर को ए वेक्टर माना, ठीक है, और इस वेक्टर को बी वेक्टर माना, तो उसको क्या चाहिए, इसी सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आप चल रहे थे, जैसे आप ऑर्डर का मतलब है जैसे आप चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, आपने ये लिखा, आपने ये लिखा, तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो। इसी डायरेक्शन में आपको ये वेक्टर चाहिए कि बी ए वेक्टर क्या होगा, आपको इसी डायरेक्शन में चाहिए ए एफ क्या होगा, फिर उसके बाद एफ ई क्या होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? सारे वेक्टर्स को निकालना है। जैसे सबसे पहले बी ए से स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी बच्चा बी ए तक तो डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएगा। बी ए डायरेक्टली कैसे सोचें कि बी ए क्या होगा, लेंथ जरूर सेम है, जो इसकी लेंथ है वही इसकी लेंथ है, जो इसकी लेंथ है, लेंथ तो सेम है, लेंथ सेम होने से कुछ नहीं होता, आपको वेक्टर की डायरेक्शन भी उसमें इंक्लूड करनी होती है। तो उस डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया, तो देखेंगे जरा सब बच्चे, हमने पहले इसको यूज किया, ऐसे देखेंगे सब लोग, हमने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पर। अगर मैं इस वेक्टर की बात करता हूं तो कौन बताएगा ये वेक्टर क्या आएगा, DC। तो ऐसे सोचें, नाम से सोचना, नेम लिखना जरूरी है, DC CA CB, DC CB, तो आंसर कितना आएगा DB। तो DB इज द वेक्टर, और DB वेक्टर का आंसर कितना आएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो ये वेक्टर तो आपको पता चल गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लूँ तो फिर चांसेस हैं कि मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया तो चांसेस ऐसे हैं कि ये AB वेक्टर मैं निकाल सकता हूँ।
अब ये वेक्टर क्या होगा, ये सोचना बड़ा जरूरी है। देखो डायग्राम या फिर सिमेट्री के हेल्प से हम ये तो कह सकते हैं कि ये इसके पैरेलल है, बट इसकी लेंथ क्या होगी ये पता करना थोड़ा मुश्किल काम है ना? समझ पा रहे हो मेरी बात को? देखो ये इसके पैरेलल है, ये तो चलो सिमेट्री ऑफ डायग्राम से हमने कह दिया कि पैरेलल भी लग रहा है, बट लेंथ क्या होगी इसके बारे में कौन बताएगा? लेटस से सबकी लेंथ 1 है, लेटस से सबकी लेंथ 1 है, तो इसकी लेंथ तो कौन बताएगा लेंथ के बारे में? ट्रिग्नोमेट्री से। कैसे करोगे ट्रिग्नोमेट्री से? क्या कह रहे हो? दो ट्रायंगल। नहीं, मैं चाह रहा था लेंथ तुम बताओ, लेंथ तुम कैसे कह रहे हो? जो साइड्स में दो ट्रायंगल है उसकी कह रहे हो ना? ठीक है, देखो ऐसे समझेंगे एक बार, सबने बोर्ड पर देखना है। देखो लेटस से लेंथ मान लेते हैं, ये हमें वैसे पता होना चाहिए। रेगुलर हेक्सागन पर जिसने काम किया होगा वो बता देगा कि इसकी लेंथ कितनी आएगी, बट मान लो नहीं भी किया है, लेटस से इन सब की लेंथ 1 है। आपको ये बीच वाले डायगोनल की बात करनी है। डायगोनल जो ये है ऐसे करके आप देख लो, ये आपका ट्रेपेजियम बन रहा है, 2 आ रही है ना? तो 2 कैसे आ रही है बताओ? सबसे पहले यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहां से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखोगे कि ये क्या है, ये देखो आइसोसेलेस, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रेपेजियम होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस किस ट्रेपेजियम को कहते हैं? जिसमें ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होती है? बिल्कुल सेम। अगर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम होती है उसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आते हैं। एक्चुअली क्यों आते हैं कॉन्ग्रुएंट? बड़ा आसान है प्रूव करना। देखो ये है पैरेलल, ये है पैरेलल साइड्स, तो हाइट जो होगी ये वाली वो इसके इक्वल होगी या नहीं होगी? ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई। अब क्या करोगे? कौन सी प्रॉपर्टी? आरएचएस। आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट होगी चीजें। अगर आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट होगी चीजें तो दैट मींस बाय सीपीसीटी आप ये कह सकते हो कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल है। ये अगर x है तो ये भी x है, ठीक है। अब आप क्या कहने वाले हो कि ये जो है 1 है तो ये वाली भी कितनी होगी? आप बीच में देखो, ये अगर 90 डिग्री का एंगल है, अगर ये 90 डिग्री का है तो दो पैरेलल लाइंस है ये तो अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये 90 है तो ये कितना होगा? 90। कौन सी प्रॉपर्टी? ये अगर 90 है तो ये 90 क्यों? स्क्वायर कहाँ लिखा है? को इंटीरियर एंगल कहते हैं इसको। दो पैरेलल के बीच में अगर ट्रांसवर्सल बनता है तो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रांसवर्सल बनता है तो इसको को इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो ये 90 इन दोनों का सम कितना आता है? 180। तो वो कितना होगा? 90। तो अगर ये 90 आ गया, ठीक है, अगर ये 90 आ गया तो हमें ये पता चल गया ये 1 है तो ये भी कितना होगा? यहाँ पर नीचे 1 होगा। तो यहाँ तक तो हमने कह दिया कि ये 1 है तो ये भी 1 है। अब क्या करें फर्दर? इसके आगे कैसे करेंगे हम सॉल्व? एंगल के बिना मुझे लग नहीं रहा है कि हो पाएगा सॉल्व, है ना? एंगल चाहिए हमें कोई ना कोई। तो एंगल के लिए हम क्या करते हैं? देखो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, एंगल की बातें अब करना हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबने बोर्ड पर देखना है। मुझे ये बताओ आपने क्या कहा? सारे एंगल्स जो होते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन में सारे एंगल्स इक्वल और सारी साइड्स इक्वल, राइट? ये पता है हमको। अगर सारे एंगल्स का सम हम करें इंटीरियर एंगल्स का, इंटीरियर एंगल किसको कह रहे हैं? इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को, इसको और इसको, इनको हम कह रहे हैं इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम किसको याद है? नहीं, फॉर्मूला चाहिए मुझे। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स का सम है कितना कह रहे हो? बोलो। n-2 इंटू 180। n कितना है इस केस में? 6। तो n-2 इंटू 180 हमने यहाँ पर लिखा। और अगर n 6 है तो 4 इंटू 180, तो आंसर कितना आएगा? 720 आ जाएगा, है ना? तो 720 आ जाएगा आंसर। अब सारे एंगल्स इक्वल हैं तो फिर x प्लस एक्स, देखो इसको मान लो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितना आंसर आएगा? 720/6। तो 720/6 कितना आ जाएगा? 120। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये वाला एंगल टोटल कितना आप कह दोगे इसको? 120 कह सकते हैं इसको, टोटल एंगल 120। अब देखो ये चीजें कुछ सिमेट्री से बोलनी होगी कि ये वाला हिस्सा इसका सिमेट्रिक लग रहा है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो अगर ये टोटल 120 है तो ये आधा एंगल कितना होगा? 60। तो इसको मान लें कि ये 60 डिग्री यहाँ पर,
ठीक है, तो ये हमने 60 कह दिया। तो देखो कुछ चीजें सिमेट्री पर रिलाई होना होता है। ये रेगुलर है, जितना हिस्सा इधर है उतना ही इधर है। तो अगर ये 120 टोटल है, तो टोटल अगर 120 है तो इधर 60 इधर 60 है। अब ये 60 आ गया। अब 60 आने से क्या हो गया कि अब आप पाइथागोरस का यूज कर सकते हो, पाइथागोरस नहीं, साइन cos 60 का। आप बताओ cos 60 कितना होता है? cos 60 तो आप कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बताओ? बेस है x और हाइपोटेन्यूज कितना है 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? √3 1/2 सॉरी, x cos 60 कितना आ गया 1/2। तो x आ गया 1/2। समझ आ रही सबको मेरी बात? x अगर 1/2 है तो ये भी 1/2 है, तो 1/2 1 1/2। तो आंसर कितना आया टोटल? 2 लिखते हैं टोटल आंसर। तो मेरा क्या कहना है, ध्यान से सुनना, अगर ये b वेक्टर है और इस वेक्टर की लेंथ इस वेक्टर के ट्वाइस है। देखो हमने ये नहीं शो किया कि आंसर 2 है। 2 तो उस केस में जिस केस में आपने सारी साइड्स को क्या लिया हुआ है 1। तो जब सारी साइड्स को 1 ले रहे हैं तो 2 टाइम्स 2 आया था आंसर। अब अगर ये b वेक्टर है, ये वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, बस इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में कितने का फर्क है? कितने का फर्क है? 2 का। तो दैट मींस कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वेक्टर? 2b वेक्टर कहेंगे इसको। कितना कहेंगे इसको? 2b वेक्टर। इसको क्या कहेंगे? 2b वेक्टर। आगे सबको बात समझ में? तो शुरू से करते हैं। क्या क्या करा? जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनकी लेंथ भी सेम होती है और डायरेक्शन भी सेम होती है। अब इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, लेंथ में बस किसका फर्क है? लेंथ में बस 2 यूनिट का फर्क है। तो ये इसका अगर 2 टाइम्स है तो आप इसको लिखोगे 2b वेक्टर। अगर ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में उसी कांस्टेंट, देखो ऐसे सोच लो, इसकी लेंथ थी लेट अस से x और इसकी थी 5x। अगर इसकी x है इसकी 5x है तो इस वेक्टर को आप क्या कहोगे? 5b वेक्टर कहोगे। समझ आ गई बात? इस बात में किसी को दिक्कत है कि लेंथ मैंने कैसे प्रूफ करी कि 2 टाइम्स है? कर सकते हैं सब लोग? ठीक है। अब ये आ गया 2b वेक्टर। अब ये 2b है, मुझे ये भी पता है और मुझे ये भी पता है, तो अब उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मुझे ba वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे सब बच्चे बोर्ड पर। अब ba वेक्टर मैंने लिखा और मैंने लिखा लेटस से ad वेक्टर। अब आप देखो, आप डायग्राम को नहीं देखते, आप देखते हो लेटर्स को। ba प्लस ad, कितना आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा bd। अगर इसका आंसर bd आएगा तो ba जो वेक्टर है वो तो रिक्वायर्ड वेक्टर है आपका, तो आंसर कितना आ जाएगा? bd वेक्टर माइनस कितना? ad वेक्टर। तो ba वेक्टर कितना आएगा आपके लिए? तो bd जो है, तो bd कौन है भाई? bd ये वाला वेक्टर है। तो bd उल्टा आपने लिख दिया है, उल्टा लिख दिया, तो दैट मींस bd के आंसर में कितना आएगा? माइनस a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब ad जो वेक्टर है, ad ये है, ad डाउनवर्ड है, वहां माइनस ad लिखा, तो माइनस ad क्या होगा? अब बोले तो ऐसे सोच लो, ad जो है वो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना लिख दूं यहाँ पर? 2b लिख दूं क्या प्लस में? ad वेक्टर जो है वो 2b नहीं है, वो माइनस 2b है, और इसी वजह से यहाँ पर प्लस 2b आ गया। तो आंसर कितना आ गया बताओ? आंसर आ गया ba वेक्टर का कितना? b माइनस a। तो हमें ये पता चल गया कि ये वेक्टर आएगा b माइनस a। तो हमारी पहली जो साइड है वो हमने कैलकुलेट कर दी। पहली साइड वेक्टर नोटेशन में उसको क्या कहेंगे वो हमने कैलकुलेट कर दी। अब अगली साइड पर चल रहे हैं, ये वाली साइड। अब ये वाली साइड तो डायरेक्ट थोड़ी आएगी, आपको इसमें क्या है, कोई ना कोई ट्राइंगल बनाना होगा, जिस ट्राइंगल की हेल्प से आप ये सब बातें कर सकते हो कि ये साइड क्या होगी। तो लेट अस जॉइन दीस टू। हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो देखना इधर किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही ज्वाइन करना है, किसी को भी कर सकते हैं। अच्छा सबसे पहले ये बताओ, अगर ये b है तो ये वाली साइड क्या होगी? अगर ये b है, b वेक्टर है, ये लेंथ इसके इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम, डायरेक्शन उल्टा है, डायरेक्शन उल्टा आएगा इसका, तो इसका डायरेक्शन जो है वो उल्टा रहेगा, क्योंकि ऑर्डर में आपको लेना है, ऑर्डर वही होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर आएगा कितना? माइनस b। ठीक है। अच्छा अगर इस ये और ये लेंथ सेम है, डायरेक्शन इनकी बस एक दूसरे से क्या है? ऑपोजिट। अगर ये वाला इधर की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये वाला उल्टे में जा रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा? a माइनस b। कर सकते हैं ऐसा? तो अब बस अननोन जो है, अननोन मेरे हिसाब से यही है, अननोन यही वाली चीज है, बाकी इसमें कुछ भी अननोन नहीं है ना। अब देखो मैं इसको जानने के लिए यहां से ज्वाइन करना था, उसकी बजाय यहां से ज्वाइन कर लेते हैं। देखो अगर मैं इसको यहाँ बीच में से इधर की तरफ ज्वाइन कर लूं सपोज, तो आप कहोगे देखो सिमेट्री क्या कहेगी? जितना ये था उतना ही ये है ना। लेंथ कह सकते हैं सिमेट्री से, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है, तो लेंथ है सेम, डायरेक्शन भी इवन सेम ही है, तो फिर इसको क्या कहूंगा मैं?
इसको मैं कहूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसा हमने कह दिया। अब ट्रायंगल लॉ लगाना है इसके ऊपर, तो जब मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊंगा तो लेटर्स का ध्यान रखना है बस। तो मैंने लिखा ए एफ वेक्टर प्लस एफ ई वेक्टर, ए एफ वेक्टर प्लस एफ ई वेक्टर, ए एफ प्लस एफ ई, तो कितना आएगा ये ए ई आएगा। अब जो आपने ए ई लिखा है ना, आपने ए ई थोड़ी लिखा है, आपने लिखा ई ए, तो आपने लिखा ई ए, तो ए ई की जगह क्या लिखोगे आप वहां पर, माइनस ए माइनस बी लिख सकते हैं क्या ऐसा। अच्छा अब आप आ जाओ ए एफ पर, ए एफ तो आपको ढूंढना है, तो ए एफ तो आपने ऐसे लिखा। अब आप बताओ एफ ई पर क्या लिखोगे, एफ ई तो माइनस बी लिखोगे आप, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का बी, ध्यान से सुनना, माइनस बी, तो फाइनल आंसर ए एफ का कितना आ जाएगा, तो माइनस ए आ जाएगा। तो ये अच्छा वैसे यार मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ ये जो है ये इसके इक्वल है ना यार, वो पहले ही पता था। ये अगर देखा जाए तो ये वाला वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन उल्टी है, तो कितना आएगा ये, वैसे भी इसने माइनस ए ही आना था। ठीक है चलो लिखो इसको फटाफट से। तो ये क्वेश्चन पहले के टाइम पर सीबीएसई बोर्ड में आते थे, अब मुझे नहीं लगता कि आते हैं, पहले के टाइम पे ये एनसीईआरटी वगैरह में हुआ करते थे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो इस तरीके के और क्वेश्चंस करके एक बार वेक्टर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस करके फिर उस एनसीईआरटी एटलीस्ट वेक्टर्स ही खत्म कर देंगे। ठीक है।